नमस्कार दोस्तों, करंट अफेयर की क्लासेस में माधव पल अकेडमी में दीपक सर आप सबके बीच में। तो फाइनली आप लोगों के लिए मैंने डिजिटल बोर्ड सेटअप लगा लिया। हालांकि जब आप डिजिटल बोर्ड से पढ़ो तो चीज़ें कहना चाहिए कि आसान हो जाता है, इजी हो जाता है और एक कंफर्ट एजुकेशन का इन्वायरमेंट प्रोवाइड कराता है। और देखने में आपको भले ही छोटा लग रहा है, लेकिन ये अपने आप में इसकी जो हाइट है ये 6 फीट की है और इसकी जो चौड़ाई है वो 3.5 फीट की है। 6 बाई 3.5 फीट की है। 6 बाई 3.5 फीट के होने के बाद भी ये छोटा दिखता है, परंतु होता क्या है, ये चीज़ों को ईज़ी बना देता है। मोस्ट ऑफ द थिंग जो है बहुत अच्छे से हमको समझ आ जाता है। अभी मेरे पास में क्या है, समय की कमी है, मेरे पास काम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, इसलिए मैं आपकी करंट की जो क्लासेस है, करंट की क्लासेस पे मैं पीपीटी क्लासेस नहीं दे पा रहा हूँ। मैं आपको वो भी दूँगा, धीरे-धीरे अपग्रेड करते जाएँगे, धीरे-धीरे सीखते जाएँगे, धीरे-धीरे साथ में काम करते जाएँगे। अभी मेरे पास जितना भी मुझे टाइम मिलता है, एक रफ़ पेपर निकालता हूँ, रफ़ पेपर निकालने के बाद में मैं आप लोगों के लिए भिड़ जाता हूँ। ठीक है, तो आज मैं करंट की जो क्लासेस आपको कराऊँगा, उसे 8 नवंबर से चालू करूँगा। कोशिश करूँगा कि 8 नवंबर से पूरा 12 नवंबर तक का क्लासेस को आज मैं डील करा सकूँ। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। धीरे से आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। थोड़ा सीखने की कोशिश करते हैं कि ये चीज़ होता कैसा है, कैसे इस पे काम करते हैं। ठीक है? तो धीरे-धीरे मैं पीपीटी करा कर के आप लोगों के लिए क्लास स्टार्ट करा दूँगा। आप बिल्कुल बेफ़िक्र रहें और टेंशन बिल्कुल भी ना लें कि इसकी क्लासेस कैसी होगी, क्या होगी, धीरे से अपन सब इस पे काम कर लेंगे। ठीक है? तो देखिए, करंट अफ़ेयर का कितना महत्व होता है, आप लोग सभी जानते हैं। करंट अफ़ेयर की क्या वैल्यू होती है, क्या इम्पोर्टेंस होता है लाइफ़ में। तो सबसे पहले तो आप ये चीज़ समझें कि करंट का क्या लाइफ में योगदान होता है। अगर इसके क्वेश्चन कहना चाहिए कि अगर आपके 15 क्वेश्चन लगभग करंट के आ रहे हैं, मान लो आपके करंट के क्वेश्चन आ रहे हैं 15 क्वेश्चन, ठीक है? और आपने क्या किया, 15 क्वेश्चन में ज़्यादा नहीं 10 क्वेश्चन भी अगर आपने बना लिए तो आपको 20 नंबर आपको इस 10 क्वेश्चन के मिलेंगे। मतलब आप क्या है, 20 नंबर पाने के बाद में सीधा-सीधा 20,000 जो लोग हैं इनसे ऊपर चले जाते हैं। तो याद रखिएगा करंट अफ़ेयर का कितना महत्व होता है। मिनिमम 15 क्वेश्चन आता है और इस 15 क्वेश्चन के सेगमेंट से ही आपका लाइफ जो है डिसाइड होता है सीजीपीएससी, सीजीव्यापम और रेलवे बैंकिंग इत्यादि के एग्ज़ाम में। कम 15 में 10 क्वेश्चन बनने चाहिए, उस लेवल की तैयारी आपकी हो और तब जाकर के मज़ा आएगा, तब जाकर के अपन क्या करेंगे, इसको डील करते जाएँगे और बहुत अच्छे से कहना चाहिए कि आगे बढ़ते जाएँगे, क्योंकि करंट अफ़ेयर के बिना आप कुछ नहीं कर सकते। ठीक है? तो ये बात आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक? देखिए, मैं आज आपको 8 नवंबर की क्लास में बताऊँगा कि 8 नवंबर की क्लास में क्या-क्या मेन घटनाएँ हमने देखा, क्या-क्या बड़ी-बड़ी बातें हमने देखा, क्या-क्या घटनाओं को हमने फेस किया, तो इस 8 नवंबर की क्लास में आपको डील कराऊँगा। समझिए इस चीज़ को कि देखिए, पहला बात क्या है उसको समझो। हाल ही में किस टीम ने, कौन-सा ऐसा टीम है जिसने पहली बार क्या किया, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफ़ी 2022 जीता? आपको, क्योंकि ये स्पोर्ट का क्वेश्चन है और इसके 100% चांस है स्पोर्ट के क्वेश्चन के पूछने के आपको बिल्कुल अवेयर होना है, बिल्कुल आपको इसमें चंगा होना है और जब आप इसको अच्छे से जान जाते हो, तब आपसे क्वेश्चन जो है बहुत ईज़िली फॉर्म में बनेंगे, लेकिन आपको स्पोर्ट के क्वेश्चन को छोड़ने भी नहीं। अब ये सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफ़ी जो है 2 से 3 बार पूछे गए हैं पहले एग्ज़ाम में, तो याद रखना हाल ही में किस टीम ने पहली बार सैयद मुश्ताक अली की ट्रॉफ़ी जीती? तो बॉम्बे मुंबई की टीम ने सैयद मुश्ताक अली टीम बॉम्बे टीम ने जीता, याद रखना, ठीक है? पहला क्वेश्चन तो अपना ये हो गया। दूसरा, हाल ही में शिक्षा मंत्रालय ने, किसकी बात कर रहा है इस चीज़ को समझो, क्योंकि आप एजुकेशन से रिलेटेड हो, आप एक एस्पिरेंट हो, आपको जानना पड़ेगा। हाल ही में शिक्षा मंत्रालय ने कब जो है जनजाति गौरव दिवस मनाने की घोषणा की है? आपको पता होना चाहिए कि हमारे भारत में जनजातीय समुदाय की कितनी बहुलता है और आपको ये भी पता होना चाहिए कि संस्कृति का जो गौरव है और संस्कृतियों का जो कहना चाहिए कि सृजन है, वो जनजातीय समाज में देखने को मिलता है आपको, अर्थात जनजातीय समाज में संस्कृतियों का संरक्षण होता है। तो ऐसे में शिक्षा मंत्रालय ने क्या किया, जनजाति गौरव दिवस मनाने की घोषणा किया और एक तिथि निर्धारित किया। किसको? 15 नवंबर को। 15 नवंबर की तिथि को जनजाति गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब बनाया जाएगा क्योंकि इसे एजुकेशन डिपार्टमेंट ने अभी घोषणा किया। कब? 8 नवंबर को घोषणा किया और कहा कि 15 नवंबर से जनजाति गौरव दिवस मनाया जाएगा। क्लियर? आगे देखिए।
अक्टूबर माह में भारत का एक शीर्ष तेल आपूर्तिकर्ता कौन सा देश बन गया है? समझो इस चीज को कि अक्टूबर माह में भारत का शीर्ष तेल आपूर्तिकर्ता, ठीक है, मतलब सर्वोच्च स्थान पे वो आ गया है, शीर्ष स्थान आ गया भारत में तेल के आपूर्ति करने में, तेल को सप्लाई करने में। तो कौन सा देश बन गया है? ठीक है, तो रशिया जो है ये शीर्ष कहना चाहिए कि तेल आपूर्तिकर्ता देश अभी बन चुका है। किसके लिए? तो अक्टूबर के माह के लिए। बिल्कुल एकदम दिमाग में रखिए, समझते जाइए, क्योंकि ये सब चीज़ें क्या है, इंटरनेशनल रिलेशनशिप को भी ये दर्शा रहा है। ये जो रशिया है, ये रशिया का जो सेगमेंट है आपको पता होना चाहिए। मैं इसे हाईलाइट करके आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि रशिया जो है ये अभी इतना इम्पोर्टेंट मुद्दे में हमारे सामने, रूस और यूक्रेन के बीच में जो वार हो रही है, जो लड़ाई हो रही है, वो सभी आप जानते हैं। शीर्ष तेल आपूर्तिकर्ता, ये तेल की लड़ाई थी, क्योंकि आपको पता है हर कोई एक दूसरे पे वर्चस्व दिखाना चाहता है, परंतु उन्होंने, यूक्रेन ने बहुत ज़बरदस्त तरीके से इनके साथ में क्या किया, अपना डिफीट किया, अपने आप को बचाने का कोशिश किया और कंटिन्यू लड़ते रहे, और कहीं ना कहीं वो आंतरिक युद्ध अभी भी चल ही रहा है। ठीक है, तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखें। इंटरनेशनल रिलेशनशिप के क्वेश्चन हैं और ये आईआर के क्वेश्चन जो है कभी भी पूछे जा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें मतलब आपको इन फ्यूचर कहना चाहिए कि आपको ये सब एग्ज़ाम में हेल्प करते जाएगा, और इन फ्यूचर ये सारी चीज़ें कहना चाहिए कि आपका काम आते जाएगा। तो एकदम आपको चौकन्ना होना है कि दीपक सर क्या क्या करंट बता रहे हैं, आपको लेके चलना है। आपको उन सारे करंट अफेयर्स को, सारे सेगमेंट को लेके चलना है, ताकि आप क्या कर सको, आगे बढ़ सको। ठीक है, अब अपन देखेंगे कि हमने तो तेल के बारे में देख लिया कि एक कैलेंडर वर्ष में, एक जो कैलेंडर वर्ष होता है, एक जो वित्तीय वर्ष होता है, उसमें जो कैलेंडर वर्ष होता है, समझना बात को, वित्तीय वर्ष में होता क्या है, वो 2022 और 23 को काउंट कर देता है। लेकिन जब हम एक कैलेंडर वर्ष कहते हैं तो वो 1 जनवरी से जो चालू होता है, कब से, 1 जनवरी से चालू होकर के कब तक चलता है, तो 31 दिसंबर तक चलता है। ये क्या होता है, आपका कैलेंडर वर्ष होता है। तो एक कैलेंडर वर्ष में, समझना बात को, अब यहाँ पे किसके बारे में बात हो रही है, तो यहाँ पे थोड़ा पहले बात हो रहा है कि एक स्पोर्ट पर्सन के बारे में बात हो रहा है, एक खिलाड़ी के बारे में बात हो रहा है, एक प्लेयर के बारे में बात हो रहा है। ठीक है, तो एक कैलेंडर वर्ष में 1000, कितना, 1000 T20 इंटरनेशनल रन बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने। देखिए क्वेश्चन के नेचर को समझो कि एक कैलेंडर वर्ष में 1000 T20 आई मतलब इंटरनेशनल रन बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने। इसका आंसर आपको लेना है सूर्य कुमार यादव को लेना है इंटरनेशनल खिलाड़ी के रूप में। अभी एक कैलेंडर वर्ष में 1000 T20 आई रन बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी सूर्य कुमार यादव जी बन चुके हैं। क्लियर? तो ये बातें आपको याद रखनी हैं और आपको कहना चाहिए कि आगे भी इस चीज़ को दिमाग में माइंड करके चलना है कि आगे जो है ये सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक, और एक बात और है, करंट अफेयर का महत्व इतना क्यों है? क्योंकि करंट अफेयर क्या है, देश विदेश की घटनाओं को आपसे लिंक करता है, देश विदेश की चीज़ों को आपसे जोड़ता है। इसलिए इस चीज़ को आपको जानना पड़ेगा, इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा कि ये कभी भी आपको किसी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक, देखिए अब आगे देखिए, आईसीसी T20 किसकी बात कर रहा है, तो आईसीसी T20 वर्ल्ड कप के बारे में बात कर रहे हैं। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप के इतिहास में हैट्रिक लेने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने। देखिए क्वेश्चन कितना बड़ा क्वेश्चन है, किसके बारे में पूछ रहा है, तो विराट कोहली के। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप के इतिहास में हैट्रिक लेने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने। इसके आंसर आपको लेना है, कौन है, हमारे विराट साहब। विराट साहब को आपको याद रखना है। और विराट कोहली जो है, आपको पता है कितना बड़ा लोकप्रिय अभी प्लेयर के रूप में जाना जा रहा है। लोकप्रिय कहना चाहिए कि इनकी लोकप्रियता जो है पूरे देश विदेश में हर जगह है, और नो डाउट एक अच्छे इंसान भी हैं। तो ये विराट कोहली को मैंने हाईलाइट किया है, आपको बिल्कुल दिमाग में रखना है। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ कि दुनिया की पहले वैदिक घड़ी किसके बारे में बात कर रहा है, वो दुनिया की पहली वैदिक घड़ी के बारे में बात कर रहा है। दुनिया की पहली वैदिक घड़ी कहाँ लगाई जाएगी, तो दुनिया की बोल रहा है, याद रखना ये उज्जैन होगा। क्या होगा, ये उज्जैन होगा। तो उज्जैन में दुनिया की पहली वैदिक घड़ी लगाई जा रही है। क्वेश्चन, क्योंकि अभी आप लोगों को पता है कि बीजेपी शासित अभी हम लोग राष्ट्र में हैं, और यहाँ पे वैदिक धर्म को, हिंदू धर्म को कितना ज़्यादा मतलब कहना चाहिए कि इनके द्वारा ऊपर उठाने का काम किया जा रहा है, इस पे काम करने किया जा रहा है। तो ये सब क्वेश्चन कभी भी पूछे जा सकते हैं। आपको साइकोलॉजिकल तरीके से सोचना है कि क्वेश्चन कहाँ से और कैसे बनेंगे।
ठीक है। देखिए, हाल ही में सेना कमांडरों का हाल ही में सेना कमांडरों का सम्मेलन कहाँ आयोजित कहना चाहिए कि होगा। ठीक, ये कब की बात है? तो 8 नवंबर की बात थी कि भैया सेना कमांडर जितने हैं उन सब का क्या है, सम्मेलन किया जाए। तो कहाँ? तो नई दिल्ली में सेना के कमांडरों का और डिफेंस के समझो जितने भी कहना चाहिए कि पॉलिसी है, कैसे उसमें इम्प्लीमेंट करें, कैसे उसमें सुधार करें, इन सब पे यहाँ पे चर्चा किया जाएगा। और ये कहाँ पे होगा? तो ये नई दिल्ली पे होगा, आप याद रखेंगे। और नई दिल्ली याद रखना, आपसे पूछा जाए कि भारत की राजधानी कौन सी है, तो आप दिल्ली नहीं बोलना, आपको नई दिल्ली बोलना है, न्यू दिल्ली या न्यू दिल्ली बोलना है। अब कई लोगों को, मैंने ही कल एक स्टूडेंट को पूछा था कि व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया, उसने दिल्ली बोल दिया था। तो दिल्ली इज़ नॉट अ परफेक्ट आंसर, यू हैव टू से न्यू दिल्ली। ओके, इस चीज़ को याद रखना है। आगे देखिए, इस बारे में जब अपन बात कर ही रहे हैं तो आपको मैं बताऊंगा कि हाल ही में एशियाई हॉकी महासंघ के अध्यक्ष जो है वो कौन बने। तो एशियाई हॉकी महासंघ के अध्यक्ष कौन बने भैया, आपको क्या दिमाग में रखना है? एशियाई हॉकी महासंघ के अध्यक्ष बने तैयब इकराम बने। कौन बने? तैयब इकराम। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है, स्पोर्ट का क्वेश्चन है और एशियाई हॉकी महासंघ की बात कर रहा है, तो ये क्वेश्चन बिल्कुल डेफिनेटली आने का चांस है इसमें, तो पीछे ना रहें। आगे देखिए, हाल ही में 17वें, क्वेश्चन को समझना, प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन में किस देश के राष्ट्रपति जो है मुख्य अतिथि होंगे। अब मैं तुमको होमवर्क दे रहा हूं, तुम मुझे बताओगे कि जो प्रवासी शब्द है, ठीक है, जो प्रवासी दिवस अपन मनाते हैं ये किस दिन मनाते हैं, प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है, आप मुझे बताएंगे। और क्यों मनाया जाता है ये इतिहास मैं आपको बताऊंगा, एक इसके ऊपर एक लंबा लेक्चर लूंगा, तो ये चीज़ तुम बताओगे। तो हाल ही में 17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन में किस देश के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि होंगे? तो युगाना के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि होंगे, बिल्कुल आपको याद रखना है और इसको आगे लेके चलना है, क्योंकि क्वेश्चन कभी भी इसके पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, यहाँ पे एक बात हमको याद रखना है, 8 नवंबर का जितने इंपॉर्टेंट थे मैंने सारे टॉपिक अब बता दिए आपको। अब मैं आपको क्या करूँगा, 9 नवंबर के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक को यहाँ पे बताऊँगा, आपको समझाऊँगा कि 9 नवंबर में क्या क्या मेन घटनाएं हो सकती है, किससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो 9 नवंबर का अपन स्टार्ट करते हैं, 9 नवंबर को देखते हैं, डील करते हैं यहाँ पे, और 9 नवंबर में अपन चर्चा करते हैं कि 9 नवंबर में क्या ऐसी बातें हुई थी, क्या ऐसी घटनाएं हुई थी जो इतना इम्पोर्टेंट है। समझिए इस बात को, ठीक है। एक बात हमेशा याद रखना कि जब कभी भी बात आती है आपके एजुकेशन की, तो बेटा पीछे मत रहना। जिस दिन आपका एजुकेशन कहना चाहिए कि आपकी नॉलेज अच्छी हो गई, मजबूत हो गई, तो उसका सोसाइटी में कंट्रीब्यूशन ज़रूर करना, भले कम पैसे में करना लेकिन ज़रूर करना, ठीक है। और सोसाइटी में आसपास के अपने क्षेत्र में, अपने एरिया में आपको लोग आपके काम से जाने, ये प्रयास करना। ठीक, देखिए देखिए क्या बोल रहा है, किसे आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ, क्या बोल रहा है, आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ, किसकी बात कर रहा है? तो ये बात कर रहा है आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ की। ठीक है, किसे आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ जो है चुना गया, तो याद रखना विराट कोहली को आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया। किसे चुना गया? तो आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ जो है आपके विराट कोहली को चुना गया। अब विराट कोहली तो है, लेकिन आपको कंफ्यूज करने के लिए एग्जामिनर क्या करेगा, एक और नाम पूछेगा कि इसके अलावा और कौन थे। तो विराट कोहली के अलावा अगर आपको किसी का नाम लेना है तो नीदा डार का नाम याद रखना है। किसका नाम याद रखना है? तो आपको नीदा डार का नाम याद रखना है। ठीक, नीदा डार का नाम आपको याद रखना है। तो ये तो हो गया आपका, किसके लिए बोल रहा है कि ये दोनों के लिए, मतलब एक तरफ आपका विराट कोहली है तो दूसरी तरफ आपका नीदा डार है, ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, अब देखिए एक क्वेश्चन उपराष्ट्रपति के ऊपर बनता है, तो उपराष्ट्रपति के ऊपर कैसा क्वेश्चन बनता है, क्या पूछा जा सकता है उपराष्ट्रपति के क्वेश्चन में? देखिए उपराष्ट्रपति कौन है भैया वर्तमान में, तो आप सभी जानते हो जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति हैं वर्तमान में। ठीक है, तो उपराष्ट्रपति के ऊपर बन रहा है कि ये जो है उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, ये कहाँ पे, ठीक है, कहाँ पे, आसियान
उपराष्ट्रपति जगदीश धनखड़ कहाँ पे आसियान भारत स्मारक शिखर सम्मेलन की बैठक में भारत का नेतृत्व करेंगे। तो कहाँ पे इस सम्मेलन का वो नेतृत्व करेंगे, तो वो नेतृत्व करेंगे कहाँ पे करेंगे, तो कंबोडिया में करेंगे। कहाँ पे करेंगे, कंबोडिया में करेंगे, याद रखना। ये क्वेश्चन में जगदीश धनखड़ जो है उपराष्ट्रपति जी, उसके बारे में पूछ रहा है। तो भारत आसियान स्मारक शिखर सम्मेलन की बैठक कहाँ पे करेंगे नेतृत्व, तो भैया कंबोडिया में नेतृत्व करेंगे, ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। किसे राष्ट्रीय, देखो समझो इस बात को, किसे राष्ट्रीय कन्नड़ रत्न पुरस्कार दिया जाएगा, तो वाई के सी वडियार को राष्ट्रीय कन्नड़ रत्न पुरस्कार दिया जाएगा, ये बात आपको याद रखना है। और ये क्वेश्चन क्योंकि प्राइस का क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। यहाँ पे पूछ रहे हैं कि इसका 53वां, समझना 53 भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाएगा, तो 53वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव गोवा में आयोजित किया जाएगा। कहाँ पे किया जाएगा, तो गोवा में किया जाएगा, ठीक। तो ये गोवा को आपको याद रखना, मैं हाईलाइट करके रख दिया हूँ, आपके दिमाग में रखना है, ठीक है। विधि आयोग की बात आ रही है, किसकी, तो विधि लॉ कमीशन की। विधि आयोग के अध्यक्ष अभी कौन बनाए गए हैं, तो ऋतुराज अवस्थी को विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं। तो इस बात का आपको क्या करना है, ध्यान रखना है कि भैया अभी वर्तमान में इनको ऋतुराज अवस्थी को विधि आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। क्लियर है, ये सब क्वेश्चन पूछे जाएगा, मैं बार बार समझा रहा हूँ, इसको अच्छे से आपको करना है, ठीक है। अब देखिए एक क्वेश्चन, किसे बाढ़ का पूर्व अनुमान लगाने हैं, तो जो बाढ़ आ रहा है अभी वर्तमान में, भूकंप का दौर चल रहा है, बाढ़ का दौर चल रहा है, प्रकृति के साथ छेड़छाड़ापन कर रहे हैं मनुष्य का, ये तो प्रकृति में इन्वॉल्वमेंट इतना ज़्यादा हो जा रहा है कि मानव के इस हरकत के कारण जो है ऐसे ऐसे सिचुएशंस आ रहे हैं। तो किसे बाढ़ का पूर्व अनुमान, ठीक है, पहले से प्रिडिक्शन लगाना है, प्री प्रिडिक्शन लगाने के लिए क्या है, फ्लड हब नामक एक कहना चाहिए कि मंच बनाया है। किसने बनाया है, तो याद रखना गूगल ने बनाया है। किसने बनाया है, तो गूगल ने बनाया है। कौन सा, तो किसका बनाया, तो फ्लड हब नामक एक मंच का कहना चाहिए कि यहाँ पे मंच लॉन्च किया है। किसने लॉन्च किया, तो गूगल ने किया। क्लियर रखना इस बात को, इस बात में बिल्कुल कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। तो गूगल ने बाढ़ का पूर्वानुमान लगाने के लिए उसे लॉन्च किया। दो बातें और मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। अभी मालाबार अभ्यास का दौर चल रहा है। किसका चल रहा है, तो मालाबार अभ्यास का दौर चल रहा है। तो इस चीज़ को समझो कि ये मालाबार अभ्यास सुन के तो ऐसा लग रहा है जैसे इंडिया में हो रहा होगा, लेकिन इसमें क्वेश्चन फंसाएगा। कैसे फंसाएगा, देखो समझो इस बात को कि जो मालाबार अभ्यास है, मालाबार अभ्यास वो कहाँ शुरू हुआ, इस चीज़ को देखो। मालाबार अभ्यास जो है आपके, मालाबार अभ्यास कहाँ शुरू हुआ, तो ये जापान में शुरू हुआ। तो ये पूछेगा कि किन दो कंट्री के बीच में मालाबार अभ्यास चल रहा है। एक आप लेना इंडिया ले लेना, प्लस आप ले लेना जापान ले लेना, ठीक है। भारत और जापान इन दोनों के बीच में मालाबार अभ्यास चल रहा है। और वर्तमान में ये चालू कहाँ हुआ, तो जापान कंट्री में चालू हुआ। ये बात आपको याद रखना है, ठीक है, ये बात अपने दिमाग में आपको रखना है। और एक क्वेश्चन और पूछे ऐसे गए थे, इस क्वेश्चन को देखेंगे कि हाल ही में फोर्ब्स पत्रिका के बारे में आप जानते हो कि जितने भी दुनिया में बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़ होती है, बड़े बड़े कहना चाहिए कि इंडस्ट्री के उद्योगपति के सीईओ होते हैं, और बड़े बड़े घटनाएं होते हैं, जो ये इनके बारे में क्या करता है, ये रिपोर्ट देता है, फेमस पर्सनालिटीज़ के बारे में रिपोर्ट देता है। तो ये क्या बोल रहा है, हाल ही में फोर्ब्स की 20 मतलब 20 एशिया कंट्रियों के महिला उद्यमियों की सूची में भारतीय महिलाएं कितनी लोगों को शामिल किया गया है। तो याद रखना इसके लिए 3 भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया है। कितना, तो 3, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन है क्योंकि फोर्ब्स का क्वेश्चन है, और बिल्कुल इसमें श्योरिटी बनती है, दावेदारी बनती है कि इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये बात को आपको दिमाग में बैठा करके रखना है ना। आगे अपन 10 नवंबर का भी यहाँ पे करेंगे,
तो 10 नंबर में अपन कोशिश करेंगे कि अच्छी चीज़ों को यहाँ पे पूरा 10 नंबर में जितना मेन पॉइंट है सबको मैं आपको यहाँ पे कराऊंगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपन। 10 नंबर का जितना भी अपना मेन टॉपिक है सब अपन यहाँ पे स्टार्ट कर लेंगे, है ना। देखिए 10 नवंबर, 8 हो गया, 9 हो गया। अब 10 नवंबर का देखते हैं कि कम से कम जो कहना चाहिए जितने भी आपके VVIMP है ना, मैं इसको बताऊंगा। इंडिया में जितनी भी VVIMP घटनाएं घट रही है मैं इसको बताऊंगा। देखिए समझो, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने, किस राज्य के CM ने ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 के लोगो का अनावरण किया? क्या क्वेश्चन पूछ रहा है? तो किस राज्य के CM ने क्या बोला? किस राज्य के CM ने, ठीक है, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट किसका? तो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 के लोगों का क्या किया? अनावरण किया। तो आपको ध्यान रखना है कि जब ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा है तो उस राज्य के कम से कम कहना चाहिए कि आपको मुख्यमंत्री का नाम पता होना चाहिए। तो बेटा मैं आपको क्या करता हूँ, आपको होमवर्क देता हूँ और आप जो है पता करके बताएंगे कि आंध्र प्रदेश जो राज्य है उसका मुख्यमंत्री कौन है। ठीक है, तो किस राज्य के CM ने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 के लोगों का अनावरण किया? तो वो आंध्र प्रदेश है। और याद रखिएगा ये जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होगा, ये समिट होगा कब? तो अगले साल। कब? मार्च में। किस तारीख को? तो 3 से 4 मार्च के बीच में। तो ये 3 से 4 मार्च 2023 को इस समिट का आयोजन होगा। और मैंने जो होमवर्क तुमको दिया है उस होमवर्क से तुम क्या करो, मुझे बताओ कि इसके CM कौन है? किसके? तो आंध्र प्रदेश जो है उसके CM कौन है जिन्होंने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 के लोगों का अनावरण किया है। क्लियर? तो होमवर्क को तुमको बताना है बेटा। जो होमवर्क नहीं करेगा, बता रहा हूँ मैं, बहुत ही वो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारेगा। और ये क्वेश्चन मैं होमवर्क के रूप में जानबूझ के तुमसे पूछता हूँ ताकि मैं तुमको क्या कर सकूँ, आगे उठा सकूँ, तुमको मैं एक्टिव रख सकूँ। इस चीज़ को आपको याद रखना है। ठीक है, इसमें ये नहीं सोचना है कि दीपक सर हमको ही बार बार पूछते हैं करके। मैं इसलिए पूछता हूँ कि तुम परफेक्ट बन सको। आगे देखिए 15वीं, कौन से क्रम की? तो 15वीं एशियाई एयर गन चैंपियनशिप 2022 ये कहाँ शुरू हुई? क्या बोल रहा है? 15वें नंबर का एशियाई, अर्थात जब एशियाई बोल रहा है तो एशिया के पूरे कंट्री इसमें शामिल होते हैं। ठीक है, एशिया के देश इसमें शामिल होते हैं। तो 15वें एशियाई एयर गन चैंपियनशिप 2022 कहाँ शुरू हुई? तो इसका आंसर है क्या? साउथ कोरिया। याद रखिएगा कहाँ पे? साउथ कोरिया इसके आंसर दिमाग में आपको रखना है। ठीक, अगला फोर्ब्स। फोर्ब्स की बात फिर आ गई। फोर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार, किसके? फोर्ब्स के रिपोर्ट के अनुसार कौन सी कंपनी जो है भारत की सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता के रूप में उभरी? देखो कितना जबरदस्त क्वेश्चन पूछ रहा है। अभी वर्तमान में फोर्ब्स ने एक लिस्टिंग जारी किया है जिसके तहत वर्तमान में इंडिया में जो सबसे कहना चाहिए कि सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता के रूप में सामने आया है। तो फोर्ब्स ने उस कमेटी का क्या किया? रिपोर्ट जारी करके मतलब पब्लिश किया है। और वो इंडस्ट्री कौन सा है? तो याद रखना वो इंडस्ट्री है रिलायंस इंडस्ट्रीज़। कौन है? रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की कंपनी की बात कर रहा है कि इन्होंने क्या है, रिलायंस इंडस्ट्री ने अभी सर्वश्रेष्ठ कहाँ की? तो भारत की सर्वश्रेष्ठ कहना चाहिए कि आपके नियोक्ता के रूप में उभरा है। और उस कंपनी का क्या नाम है? तो उस कंपनी का क्या नाम है आपका दिमाग में होना चाहिए? रिलायंस इंडस्ट्री। क्योंकि रिलायंस इंडस्ट्री इतनी बड़ी वर्तमान में कंपनी बन गई है जो सबसे श्रेष्ठ तरीके से नियोक्ता के रूप में काम कर रही है। ठीक है, याद रखना। अगला एक क्वेश्चन बनता है, ये क्वेश्चन भी कहना चाहिए कि क्योंकि मातृभाषा हमारे इससे संबंधित है, मदर टंग से संबंधित है। तो देखते हैं कि भारतीय मातृभाषा सर्वेक्षण किस मंत्रालय के द्वारा आयोजित हुआ? क्या बोल रहा है? भारतीय मातृभाषा सर्वेक्षण किस मंत्रालय के द्वारा आयोजित हुआ? तो याद रखना वो मंत्रालय है गृह मंत्रालय। अभी इसने 10 नवंबर को गृह मंत्रालय ने भारतीय मातृभाषा सर्वेक्षण
जो है लॉन्च किया है। और ये क्या कर रही है, भाषा को कहना चाहिए कि एक होता है ना कि सम्मान दिलाने के लिए कि अपन सारी जगह जो मातृभाषाएँ हैं, ठीक है, हर राज्य की अपनी कहना चाहिए कि राजभाषाएँ होती है और वहाँ की मदर टंग होती है। तो उसके डेवलपमेंट पे, उसके संरक्षण पे योजनाएँ बनाने के लिए, प्लानिंग बनाने के लिए इन्होंने कहना चाहिए कि गृह मंत्रालय ने काम चालू किया है। ठीक है? तो ये चीज़ें आपको याद रखना है और ये चीज़ इसलिए याद रखना है क्योंकि ये कभी भी पूछा जा सकता है। ऐसा नहीं है कि इसे नहीं पूछे जाएँगे क्वेश्चन, तो ये आपको धारणा लाना ही नहीं है। ये बात आपको दिमाग में रखना है। देखिए, इसमें 2 बात याद रखना है। किस राज्य सरकार ने पारंपरिक जो कला होता है, पारंपरिक जो होता है ना, कहना चाहिए कि परंपरागत जो तरीके से होते हैं ना, ट्रेडिशनल जो अपन क्राफ्टिंग वगैरह का काम करते हैं, तो इसी के बारे में पूछ रहा है कि किस राज्य सरकार ने पारंपरिक कला को पुनर्जीवित करने के लिए, किसको? पारंपरिक कला को पुनर्जीवित करने के लिए किस राज्य सरकार ने पारंपरिक कला को पुनर्जीवित करने के लिए हस्तशिल्पी हस्तशिल्पी नीति 2022 शुरू की है। तो याद रखना, राजस्थान सरकार ने इस कला को जीवित रखने के लिए क्या किया, एक हैंडक्राफ्ट पॉलिसी बनाया है। हैंडक्राफ्ट पॉलिसी के तहत जितने भी जो ऐसे लोग हैं जो हस्तशिल्पी का काम करते हैं, उनके लिए क्या किया जाएगा कि उनको उत्थान कैसे किया जाए, उनका डेवलप कैसे किया जाए, कैसे सोसाइटी में मेन स्ट्रीम से उनको जोड़ा जाए, इन सभी मुद्दे पे क्या है विचार करके कुछ नीतियाँ बनाने का काम कर रही है। और वो कौन है? राजस्थान की सरकार। आगे देखना है हमको, एक क्वेश्चन ये बड़े अभी कहना चाहिए कि मुद्दे पे चल रहा है, क्योंकि अभी एक तो ऐसे रिजर्वेशन का मैटर चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में और इधर हाई कोर्ट में भी बड़े बड़े मैटर्स चल रहे हैं, न्यायाधीश लोगों के ऊपर प्रश्न बन सकते हैं। तो इस जगह पे क्या करना है, जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ जो है देश के कौन से नंबर के क्या हैं चीफ जस्टिस हैं, आपको याद रखना है। तो ये 50वें नंबर के हैं। ठीक, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने यहाँ पे फिर से बताया, जबकि एक बार मैं पहले बता चुका हूँ। 11 नवंबर के कुछ क्वेश्चन को मैं यहाँ पे बताता हूँ आपको पहले, उसके बाद अपन क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे, क्योंकि 11 नंबर के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, एक अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं ये भी। 11 नंबर का क्वेश्चन देखिए, शांति व विकास के लिए किसके लिए बोल रहा है, चाहे बात शांति की हो, पीस की, या डेवलपमेंट के लिए। तो शांति व विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस कब मनाया गया अभी वर्तमान में? चूँकि विश्व विज्ञान दिवस जो है एक कहना चाहिए कि आपके एजुकेशन से भी संबंधित है और सोसाइटी से भी संबंधित है। बिना विज्ञान के समाज का विकास असंभव है। समाज में जितनी भी रूढ़िवादिता है या पाखंड है, अगर इस चीज़ का आपको नाश करना है, तो पाखंड को अगर आपको नाश करना है, तो याद रखना, इसको नाश करने का एक सबसे बड़ा साधन है आपका ज्ञान। और वो किससे आता है? तो विज्ञान, अर्थात विशिष्ट ज्ञान। अर्थात आपको इतनी विशिष्ट ज्ञान होना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति आपको झूठी बातें कह करके सोसाइटी के बारे में या समाज की संरचनाओं के बारे में गलत अफवाह ना आपके दिमाग में से छोड़ सके। तो इस पाखंड को हटाने के लिए विज्ञान की ज़रूरत पड़ती है, एजुकेशन की और नॉलेज की ज़रूरत पड़ती है। जो व्यक्ति विज्ञान व कला दोनों को मिश्रित करके समाज को देखता है, वो व्यक्ति पाखंडवाद से बहुत ऊपर उठ सकता है। और उसके सामने कहना चाहिए कि इतनी सारी चीज़ें आ जाती है कि वो देश, दुनिया, समाज, कंट्री सबको कह सकता है कि कितना दम है एजुकेशन में। ठीक है, आगे देखिए। एक क्वेश्चन पूछ सकता है, ये भी स्पोर्ट का क्वेश्चन है कि 2023 में, कब की बात कर रहा है? 2023 में महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप की मेज़बानी कौन करेगा? याद रखना, इसकी मेज़बानी करेगा भारत। कौन करेगा? तो इसकी मेज़बानी करेगा इंडिया। कौन करेगा? इंडिया। कब करेगा? 2023 की बात कर रहा है। कब की बात कर रहा है? तो 2023 की बात कर रहा है। और आपको याद रखना है, क्योंकि 2023 की मेज़बानी कर रहा है, तो ये भी होना चाहिए कि भाई हमारे इंडिया जो है एक बार और मेज़बानी कर चुका है। कब किया है, ये बात आपको दिमाग में रखना है। ठीक है,
तो ये चीज़ें आपके नॉलेज में अगर रहेगी तो आपको और थोड़ा हेल्प मिलेगा और कहना चाहिए कि आप जो है इस पे अच्छा काम कर पाएंगे। देखिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और देखिए, ठीक है, फिर मैं आपको आगे दूसरे डेट में लेके जाऊंगा। 2023 में महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप की मेजबानी कौन करेगा? भारत करेगा। ये तो हमको पता चल गया कि 2023 में जो महिलाओं के बीच में वैश्विक स्तर पे जो मुक्केबाजी होगी, तो मुक्केबाजी चैंपियनशिप की मेजबानी इंडिया करेगी, ये तो अपन जान के। अब इसमें 3 बातें और जान लो। पहला, किस स्थान पे होगा? तो ये होगा न्यू दिल्ली में होगा। कहाँ होगा? न्यू दिल्ली में होगा, ठीक है, इस बात को याद रखना। कहाँ होगा? तो न्यू दिल्ली में होगा। दूसरा बात, ये कब कब और इंडिया मेजबानी कर चुका है? तो 2006 में एक बार मेजबानी कर चुका है, 2008 में मेजबानी कर चुका है 2 बार। कब कब? एक बार 2006, ठीक, एक बार 2008। इन 2 बार जो है भारत ने मेजबानी किया है। तो इस बात को आपको क्या करना है? याद रखना है। और ये विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप जो है महिलाओं को कहना चाहिए कि मुख्य धारा में जोड़ करके, खेल के माध्यम से उनको मेन स्ट्रीम में जोड़ करके सोसाइटी में एक योगदान जो है उनका देना चाहता है। और समाज में ऐसे जो मैसेजेस है जो महिलाओं को कमज़ोर या महिलाओं को लाचार इत्यादि समझा जाता है, उनके लिए एक कुठाराघात का भी ये सारी चीज़ें काम करता है। उनके दिमाग में ये चीज़ बैठता है कि हाँ, अब महिलाएं भी हमारे से आगे हैं, पुरुषों से आगे हैं। ये सब बातों को हमको समझना पड़ेगा और सरकार की इस योजना पे, ऐसे चीज़ों पे हमको आगे उनका साथ भी देना है, ठीक है। इसमें कुछ बातें और हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, शायद ये आपका एग्ज़ाम में काम आ सके, मे बी आपको हेल्प मिल सके। देखिए अभी जो COP27 हुआ है इंडिया में, क्या हुआ है? COP27, ये इंडिया बोलता हूँ, मिस्र में। तो मिस्र में जो COP27 हुआ है 2022 का, जो COP27 हुआ है, उसमें आपको एक चीज़ पूछ सकता है कि जब जलवायु के लिए हमने उसमें शामिल हुआ या जो समिट वहाँ पे हुआ, तो वो किस चीज़ के लिए, है ना? किस चीज़ के लिए अभी कहना चाहिए कि गठबंधन हुआ? तो वहाँ पे मैंग्रोव गठबंधन हुआ, याद रखना है, नाम को पूछ सकता है। तो जलवायु के लिए कौन सा गठबंधन हुआ? तो जलवायु के लिए मैंग्रोव गठबंधन में अभी जो है इंडिया अभी गया था और शामिल हुआ है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन याद रखना कि मिस्र में 2022 के COP27 में जलवायु के लिए, है ना, जलवायु को बचाने के लिए जो गठबंधन हुआ, वो गठबंधन का क्या नाम था? तो मैंग्रोव गठबंधन उसका नाम था, जिसमें इंडिया भी शामिल हुआ है, ठीक है। अब देखिए हाल ही में एक क्वेश्चन जो है क्रिकेट का क्वेश्चन है, क्योंकि ये IR का क्वेश्चन है। किसका? तो ये इंटरनेशनल रिलेशनशिप का क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन ऐसा है कि खेल के माध्यम से देश विदेश के बीच में स्पोर्ट होता है। मान लो एक कंट्री यहाँ है, दूसरा कंट्री यहाँ है, तीसरा कंट्री यहाँ है, तो इसको कैसे जोड़ें? तो इसको स्पोर्ट्स के माध्यम से जोड़ दो ताकि हमारे संबंध अच्छे रहें, ठीक है। एक दिमाग में ये धारणा होती है कि कैसे जोड़ा जाए, तो लोगों को खेल के माध्यम से जोड़ दिया जाए ताकि उनके बीच में एक अच्छी, कहना चाहिए कि वो रहे, संबंध हमारा बन सके। तो ये बात आपको याद रखना है ना? कभी भी क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। अब आगे देखते हैं। हाल ही में क्रिकेट से, ध्यान से समझिएगा ना क्वेश्चन को, किसके बारे में पूछ रहे थे? क्रिकेट, जो कि सबसे ज़्यादा फेमस कहना चाहिए कि आपके स्पोर्ट गेम में आता है। तो क्रिकेट से संन्यास लेने वाले जो पर्सनालिटी हैं, ठीक है, उसका नाम क्या है और वो किस देश के हैं? ये 2 बातें आपको याद रखना है। एक तो आपको उसका नाम याद रखना है, दूसरा उसका देश। तो एक स्टीफन का नाम याद रख लेना, स्टीफन मायबर्ग, मैंने हाईलाइट कर दिया है, आपको दिख भी रहा होगा कि हाल ही में क्रिकेट से संन्यास लेने वाले उस पर्सनालिटी का क्या नाम है? तो उस पर्सनालिटी का नाम क्या है? तो वो है स्टीफन मायबर्ग। याद रखना, स्टीफन मायबर्ग जो है वो क्रिकेट से अभी संन्यास की घोषणा कर दिया। कब? तो ये किया अभी नवंबर में, याद रखना। और किस देश के वो स्पोर्ट पर्सन है, किस देश के खिलाड़ी हैं? तो वो नीदरलैंड के खिलाड़ी हैं। कहाँ के? तो वो है नीदरलैंड के, है ना? तो ये क्वेश्चन को आप याद रखना, 3 बातें आपको याद रखना है। सबसे पहले कौन से देश के हैं? नीदरलैंड के हैं। दूसरा नाम क्या है? आप देख लेना कि स्टीफन है, स्टीफन मायबर्ग, ठीक है। तीसरा आपको क्या देखना है कि उसने किस चीज़ से संन्यास लिया?
तो उन्होंने क्रिकेट से संन्यास लिया। ये 3 बातें आपको याद रखनी है, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपको थोड़ा-सा ध्यान में रहेगा कि हाँ भाई, नीदरलैंड का स्टीफन था जिसने क्रिकेट छोड़ा। मतलब आपका क्वेश्चन आएगा तो आप यहाँ से नंबरिंग अच्छा खींच सकते हो, नंबरिंग कमा सकते हो, ठीक है। तो ये बात को आपको ध्यान आपको रखना है। एक क्वेश्चन और है, उस क्वेश्चन को समझिएगा, फिर अपन क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। 11 नवंबर का ही क्वेश्चन है, ये भी जो क्वेश्चन है वो। हाल ही में प्रधानमंत्री, किसके बारे में बात हो रहा है? हाल ही में प्रधानमंत्री के बारे में बात हो रहा है। प्रधानमंत्री गति शक्ति, समझना इस बात को। हाल ही में पीएम गति शक्ति मल्टी मॉडल, क्या बोल रहे हैं वो, इस चीज़ को समझो। हाल ही में पीएम मतलब प्रधानमंत्री गति शक्ति मल्टी मॉडल वाटरवेज अर्थात जल मार्ग, जो जल मार्ग है उसकी बात कर रहे हैं। तो हाल ही में प्रधानमंत्री गति शक्ति मल्टी मॉडल वाटरवेज या जल मार्ग शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित होगा? तो ये होगा वाराणसी में होगा। कहाँ पे होगा? वाराणसी में होगा। हाईलाइट मैंने कर दिया है, ठीक है। समझो इस क्वेश्चन को। आई एम रिपीटिंग दिस कि हाल ही में प्रधानमंत्री गति शक्ति मल्टी मॉडल तो वाटरवेज या जल मार्ग शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित होगा? तो ये वाराणसी में होगा। और ये क्या है? जल मार्गों के बीच में जो भी कहना चाहिए कि वाटरवेज या जल मार्ग की से संबंधित जितनी भी नीतियाँ होती हैं, पॉलिसी होती है, उसके लिए एक सम्मेलन है। बताया जाएगा कि भाई मान लीजिए, समझ लेते हैं या ध्यान में लगाते हैं कि इधर समझ लो छत्तीसगढ़ है उदाहरण के लिए, यहाँ पे उड़ीसा है, ठीक। इन दोनों के बीच से मान लो, समझ लेते हैं कि महानदी जैसे जा रही दोनों के बीच से, ठीक है। अब महानदी गुजर रही है, हमको क्या करना है? जल मार्ग से यहाँ से क्या करना है? अपने अपने जहाज को भेजना है, और इस जहाज को भेजना है। लेकिन जब दोनों राज्यों के बीच से जहाज गुजरे तो हमको यह भी ध्यान देना पड़ेगा कि ये एक दूसरे की सीमाओं के जो भी नियम कायदे हैं उसे ध्यान में हमको रखना है। अर्थात एक दूसरे राज्यों के सीमाओं को के पॉलिसियों का नियम का को आहत ना पहुँचे, प्रॉपर उसके रूल्स को उसके रेगुलेशन को फॉलो करे। क्योंकि भले ही केंद्र की अपनी शक्ति है, वाटरवेज केंद्र की भले ही अपनी शक्ति होगी, परंतु राज्यों के नियमों का कानूनों का उल्लंघन का अधिकार नहीं है, और राज्यों के साथ में समन्वय के साथ में ही उसे आगे बढ़ना पड़ेगा। इसीलिए इसको पीएम गति शक्ति मतलब इस काम को क्या कर सके अपन, फ्लुएंटली चला सकें, स्पीड अप दे सकें, इसलिए पीएम गति शक्ति मल्टी मॉडल वाटरवेज जो शिखर सम्मेलन है वाराणसी में आयोजित हुआ, ठीक है। मतलब होगा, अभी होगा कुछ दिन में, 2-3 दिन में। तो ये फाइनल 11 नवंबर को हो गया, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखना है। अब आगे अपन इसमें चलते हैं, ठीक है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की मेजबानी कौन करेगा? क्वेश्चन को समझो क्या बोल रहा है। देखिए, हम क्या करते हैं, स्पोर्ट के माध्यम से अलग अलग राज्यों को आपस में, विश्वविद्यालयों के प्रोफेसरों को, टीचरों को आपस में जोड़ करके कल्चर को क्या करते हैं, उसको थोड़ा सा प्रोत्साहन देते हैं। जिससे क्या होता है, जो स्पोर्ट पर्सन होते हैं, जो प्लेयर होते हैं, वो आगे ग्रो कर सके और राज्यों का नाम जो है चल सके, राज्यों का डेवलपमेंट हो सके। तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स मतलब जितने भी विश्वविद्यालय होते हैं उनको आपस में कनेक्ट करने के लिए, ठीक है, सारे राज्यों के जितने भी होते हैं उसको आपस में कनेक्ट करके स्पोर्ट कराया जाता है, ताकि संस्कृतियाँ जो है उसका विकास हो, समन्वय हो सके, और लोगों के बीच में प्रेम और भाईचारा रहे, और एक दूसरे से कनेक्टेड होकर के उनको स्पोर्ट के थ्रू रोजगार भी मिले जो अच्छे प्लेयर हैं, ठीक है। तो ऐसे कर जगह पे क्या होता है, शारीरिक और मानसिक विकास भी होती है, और वो मुख्य धारा से जुड़ते भी हैं, और उनको रोजगार भी मिल जाता है, और वो लोग देश विदेश में उसको जानते भी हैं इन सब चीज़ों से। क्योंकि वो पहले राज्य खेलेगा, राज्य के बाद में नेशनल खेलेगा, फिर इंटरनेशनल खेलेगा, ये सब प्रोसेस होता है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की मेजबानी कौन करेगा? याद रखना, उत्तर प्रदेश करेगा। और उत्तर प्रदेश के कितने शहरों में? तो 4 शहरों में इसकी मेजबानी होगी, ठीक। अब ये केवल कहना चाहिए कि यूपी के लिए नहीं है। भले आयोजन उत्तर प्रदेश के 4 शहरों में हो रहा है, लेकिन ये पूरे इंडिया के लिए है। याद रखिएगा, क्या है? खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स
इस चीज़ को याद रखना है। तो कौन कौन सा शहर में होगा? सबसे पहले लखनऊ, दूसरा में आपका गोरखपुर, तीसरा में वाराणसी, चौथा में आपका है नोएडा। तो ये 4 बातों को आपको याद रखना है, लखनऊ, गोरखपुर, वाराणसी, नोएडा। वो नहीं भी याद रखोगे तो ये याद रखना 4 सिटी में हो रहा है, क्या हो रहा है? खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की मेज़बानी कर रहा है उत्तर प्रदेश। बस इतना आपको पता होना चाहिए और इससे आप आगे अच्छा मतलब कहना चाहिए कि नंबर खींच सकते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन, ऑल इंडिया रबर उद्योग की बात अब आ रही है, क्योंकि रबर इंडस्ट्रीज़ जो है हर घर में यूज़ होता है, चाहे आप चेयर के रूप में देख लो, चप्पल के रूप में देख लो, घड़ी के रूप में देख लो, हर जगह जो है इसका यूज़ होता है। तो ऐसे कंडीशन में आपको क्या करना है, इस चीज़ के कम से कम उसके अध्यक्ष को जानना पड़ेगा। उसके एसोसिएशन को चालू करने के लिए, एसोसिएशन को संचालित करने के लिए एक अध्यक्ष होता है, ताकि इस इंडस्ट्री को क्या है, एक नया आयाम दे सके, एक कहना चाहिए कि उसके कार्यों का संचालन हो सके। इन सब चीज़ों के लिए होता है, जिसे प्रेसिडेंट कहते हैं, चेयरपर्सन कहते हैं, सीईओ कहते हैं, ठीक है? तो इसमें क्या है, आपको कम से कम उसके इस अध्यक्ष के नाम को जानना पड़ेगा। और ये इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि हर चीज़ का नहीं देखना है, लेकिन ये जस्ट अभी की हाल ही की घटना है, अगर आपके दिमाग में है तो आप बिल्कुल इसको देख लो। तो जो रबर उद्योग है, रबर उद्योग एसोसिएशन, जितना भी इंडिया में रबर उद्योग एसोसिएशन से जुड़े हुए लोग हैं, जो भी पर्सनालिटी है, तो रबर उद्योग एसोसिएशन के उन्होंने क्या किया, वर्तमान में अध्यक्ष चुना। किसको चुना? तो रमेश केजरीवाल को चुना, याद रखना। किसको? रमेश केजरीवाल को चुना, ठीक है? तो ये बातें आपको याद रखनी हैं कि इनको कहना चाहिए कि अब वर्तमान में इसके रबर उद्योग एसोसिएशन के लिए चुन लिया गया है, ठीक है? T20 इंटरनेशनल को मैं आपको बता रहा हूँ। T20 इंटरनेशनल में 4000 रन बनाने वाले, कितने रन? 4000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने? तो वो बने कौन? विराट कोहली। अब ये क्वेश्चन बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि इन्होंने T20 इंटरनेशनल लेवल में 4000 रन बनाने वाले ये पहले खिलाड़ी बने, क्योंकि विराट तो छाया हुआ है भाई, हर जगह विराट ही विराट है। तो इसको आपको याद रखना है। कोहली साहब के भी कहना चाहिए कि नाम को याद रखो, हाईलाइट कर दिया हूँ मैं। कितना? तो 4000 रन, ठीक है? ये बात को याद रखना। और 18वां अंतर्राष्ट्रीय टेलीमेडिसिन सम्मेलन, क्या बोल रहा है? तो टेलीमेडिसिन सम्मेलन का आयोजन, सम्मेलन जो है कहाँ होगा? तो ये कोच्चि में होगा। और बेटा मैं तुमको होमवर्क दे रहा हूँ, क्या दे रहा हूँ? होमवर्क दे रहा हूँ कि तुम मुझे बताओ कोच्चि किस शहर में आता है, किस राज्य में आता है, ठीक है? तो इस चीज़ का अभी मेरे को आंसर आप जैसे देख रहे हो तुरंत मेरे को बताओ, क्योंकि मैं भी तुम्हारे लिए इतना मेहनत करता हूँ। तुम भी क्या करो, जो होमवर्क मैं देते जा रहा हूँ उसका तुम क्या करो, रिप्लाई देते जाओ, ठीक है? तो 18वां अंतर्राष्ट्रीय टेलीमेडिसिन सम्मेलन कहाँ होगा? तो वो कोच्चि में होगा। और एक क्वेश्चन है फिर पत्रकारिता के क्वेश्चन है, पत्रकारिता क्वेश्चन है, देखो। कुलदीप नैयर की याद में पत्रकारिता का पुरस्कार अभी किसे दिया गया है? तो हालांकि 2 लोगों को दिया गया है, लेकिन अपन क्या करेंगे, सिर्फ लेटेस्ट वाले को देखेंगे। 2021 में कोरोना का थोड़ा प्रभाव था तो नहीं हो पाया था, ठीक? लेकिन अभी 2021 में भी दिया, बट अपन उसमें नहीं जाएंगे। 2021 के पुरस्कार को छोड़ो, 2022 का देखो। किसको? तो ये आरखा खानम जो है, आरखा खानम को 2022 का क्या, तो कुलदीप नायर की याद में जो पत्रकारिता का पुरस्कार दिया जाता है वो अभी दिया गया है, ठीक है? तो ये चीज़ आपको याद रखना है ना? कुलदीप नायर की याद में पत्रकारिता, ठीक, का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो आरखा खानम को दिया गया है। ये बात आपको याद रखना है, ठीक? अब अपन करेंगे क्या, 12 नवंबर का मेन मैटर को यहाँ पे करेंगे। किसको? तो 12 नवंबर का मेन प्रमुख मुद्दों को यहाँ पे अपन चर्चा करेंगे। देखिए 12 नवंबर में, देखिए मेरे पास समय रहता नहीं, जितनी भी मेरे पास टाइम रहता है मैं क्या करता हूँ, एक रफ पेपर निकालता हूँ, ठीक है? और रफ पेपर में मैं पकड़ लेता हूँ पेन कापी, जहाँ पे मुझे टाइम मिल गया, जैसे ऑफिस में मिल गया, घर में मेरे को फैमिली के साथ खेलते मिल गया, या टीवी देखते मिल गया, या अपने काम करते मिल गया। मैं अलग से इसके लिए पीपीटी नहीं बना पाता, बिकॉज आई हैव लॉट्स ऑफ वर्क। मेरे को क्या करना पड़ता है, आप लोग जानते हो ऑलरेडी, बताने की ज़रूरत नहीं है। 8 से 10 आवर पूरा मेरा चले जाता है इसमें ड्यूटी में,
देन उसके बाद में जो भी समय मिला उसको फिर 7 घंटे 6 घंटे मेरा कोचिंग में चला जाता है। तो ये समझो आप बेटा कि मेरे पास में बहुत लिमिटेड टाइम रहता है, इसीलिए मैं पीपीटी नहीं बना पा रहा हूँ, ठीक है। लेकिन ये है कि मैं अभी समय निकालूंगा और मैं आपके लिए आगे पीपीटी भी बनाऊंगा और पीपीटी में पूरा इसको डिजिटली मतलब मैं आपके लिए रिप्रेजेंट करूंगा। वही है कि जितना अपने से बन रहा है अपना अपन कर रहे हैं, बस ये है कि फ्री ऑफ कॉस्ट है करके आप यूट्यूब के वीडियो को ध्यान से नहीं देखेंगे तो आपका नुकसान होगा। मेरा नहीं, मेरे पास तो एक मटेरियल रेडी हो रहा है, मैं तो पढ़ रहा हूँ, नुकसान आपको होगा, ठीक है। तो इसीलिए आपको क्या करना है, इस चीज़ को समझो आप, ठीक है। आगे अपन देखते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस की बात हो रही है, किसकी? राष्ट्रीय शिक्षा दिवस की। तो ये कब मनाया गया अभी, क्योंकि अपन 12 नवंबर का देख रहे हैं तो 11 नवंबर को मनाए हैं, इसीलिए अपन उसको शामिल कर दिए हैं यहाँ पे। तो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया गया, तो अभी 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया गया, ठीक। और हाल ही में बिम्स्टेक बिम्स्टेक की, इसमें होता क्या है, जो कृषि जो मंत्री हैं ना, कृषि मंत्रियों की अभी दूसरी बैठक की मेजबानी जो है किस देश ने किया, याद रखना। तो हाल ही में ये बिम्स्टेक की कृषि मंत्रियों का एक सम्मेलन हुआ है, जिसमें दूसरी बैठक की मेजबानी जो है भारत, नई दिल्ली ने की है, याद रखना। तो ये क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। और इसकी सिर्फ दो चीज़ें आपको बता, तीन चीज़ें याद रखना है। पहला कि बिम्स्टेक जो है कृषि मंत्रियों की अभी दूसरी बैठक हुई है, पूरे इंडिया के जितने भी हैं उनके। और मतलब इंडिया के जितने भी कृषि मंत्री हैं, है ना, वो अपने प्रस्ताव किसके पास भेजते हैं, भारत के मुख्य मेन जो है एग्रीकल्चर मिनिस्टर के पास भेजते हैं कि भाई हमारे राज्य में एग्रीकल्चर में ये रिफॉर्म करो, हमारे राज्य में ऐसा ऐसा डेवलपमेंट करो, उसके लिए क्या करो। कृषि मंत्री के पास में कुछ और नीतियां बनाती है, जैसे ये गौ गोबर किसान इत्यादि जो चल रहा है, ये सब इंडिया के पास जाता है। गवर्नमेंट क्या करती है, उसको इम्प्लीमेंट करती है और नेशनल लेवल पे उसको बताने का प्रयास करती है, रखने का प्रयास करती है, ठीक है। अब होता क्या है, जब पूरे विश्व के मिनिस्टर आपस में मिलते हैं, ठीक, क्योंकि उनको भी तो अपने राज्य का डेटा मिलता होगा, राज्य की पॉलिसियों का जानकारी उनको भी मिलता होगा, जैसे हमारे यहाँ के कृषि मंत्री को हर राज्य का डेटा जाता है, वैसे ही। तो ये क्या करते हैं, आपस में एनालिसिस करते हैं कि ऐसी पॉलिसी हम बनाएं कि फ्यूचर को नुकसान ना हो, जैसे ज़्यादा खाद का प्रयोग ना करें, ज़्यादा डेमोक्रॉन का प्रयोग ना करें, कीड़े उड़े को मारना है लेकिन इतना ज़्यादा भी मारने के लिए हम मिट्टी का उर्वरता भी खराब ना करें। ये सब चीज़ पे क्या करते हैं लोग, नीतियाँ बनाते हैं, पॉलिसी बनाते हैं, इसीलिए बैठक करते हैं। तो अभी जो है किस देश ने जो है कृषि मंत्रियों की दूसरी बैठक की मेजबानी किया, तो भारत ने किया, पहला बात। दूसरा बात, अब अपन क्या कर रहे हैं, बिम्स्टेक की बात कर रहे हैं, तो इसकी स्थापना कब हुआ ये आप याद रख लो। सेकंड पॉइंट ये है आपका 1997 में इसका स्थापना हुआ, ठीक। तो ये चीज़ आपको दिमाग में रखना है। फिर इसके अलावा मैटर ये है कि इसकी जो कहना चाहिए कि हेड क्वार्टर है, मुख्यालय है, वो कहाँ है। तो तीसरा बात आपको याद रखना है क्या, ढाका इसका हेड क्वार्टर है। चौथा बात चौथा बात में ये है कि इसमें कितने देशों का समूह इसमें शामिल है, 7 देशों का समूह इसमें शामिल है, ठीक है। तो इसके याद रखना कब, 1997, ढाका इसका हेड क्वार्टर, 7 देश इसमें शामिल। दूसरी बैठक की मेजबानी किसने किया, इंडिया ने। किसने, इंडिया ने किया। क्लियर है। देखिए आगे देखिए, इंडिया एग्री बिजनेस का बेस्ट स्टेट अवार्ड किसने जीता, किस राज्य ने जीता, किसके लिए, तो इंडिया एग्री बिजनेस का, ठीक है, कृषि व्यवसाय के लिए बेस्ट अवार्ड जो है, बेस्ट राज्य का अवार्ड किसने जीता, तो उसे जीता है हरियाणा एचआर गवर्नमेंट ने। किसने, तो हरियाणा की गवर्नमेंट ने उसे जीता है, याद रखना है, ठीक। एक बात और, आईएमएफ के द्वारा, आईएमएफ इंडियन मॉनेटरी फंड जो है, तो आप लोगों को बता रहा हूँ ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि बांग्लादेश के बारे में है। बांग्लादेश वर्तमान में आर्थिक स्थिति किसकी खराब हो गई है और बुरे दौर से गुजर रहा है। तो आईएमएफ के द्वारा कितना बिलियन डॉलर, तो 4.5 बिलियन डॉलर का ऋण जो है प्रदान किया, किसने, आईएमएफ ने प्रदान किया। और किस देश को किया, तो बांग्लादेश को किया। यहाँ पे दो बातें याद रखना, पहला चीज कितना, तो 4.5, ठीक, कितना, तो 4.5 बिलियन, 4.5 बिलियन
ठीक। दूसरा किस देश को, तो बांग्लादेश, तो बांग्लादेश को। तो ये दो बातें पूछ सकता है, क्योंकि ये आर्थिक स्थिति इसकी भी ठीक नहीं है। आर्थिक सहायता के लिए अपने स्टेट के लिए, अपने राज्यों के लिए और अपने लोगों के लिए कुछ ऐसी पॉलिसी बनाएं। इसीलिए गवर्नमेंट ने इसको क्या, आईएमएफ ने क्या किया, 4.5 बिलियन डॉलर जो है प्रदान किया, ऋण के रूप में दिया है। याद रखना, ये पूर्णतः सब्सिडी नहीं है, ये ऋण के रूप में इसको दिया है। तो ये चीज़ आपको याद रख लेना है, ठीक है। अब आगे अपन बढ़ते हैं, फिर उसके बाद में अपन एक तो चर्चा भी करेंगे, ठीक है। अपन इसके बाद में एक तो चर्चा भी करेंगे आगे बढ़ने के बाद में। इस पूरे इतने लंबे लेक्चर का एक ज़बरदस्त क्वेश्चन आपको बताऊंगा, ठीक है। फिर अपन उस पर चर्चा भी करेंगे। पहले इस क्वेश्चन को समझना, फिर अपन करेंगे। एक पर्सनालिटी है जिसका नाम है क्या, अरोड़ा मिलर। क्या नाम है, अरोड़ा मिलर। ये जो पर्सनालिटी है, इसके बारे में थोड़ा ध्यान से समझना। किस अमेरिकी राज्य के, क्या बोल रहा है वो, किस अमेरिकी राज्य के उपराज्यपाल, डिप्टी गवर्नर सरल शब्दों में, तो किस राज्य के, है ना, अरोड़ा मिलर किस अमेरिकी राज्य के उपराज्यपाल का पद संभालने वाली पहली भारतीय अमेरिकी महिला बनी हैं। याद रखना, इस क्वेश्चन को सुनकर के फिर से बोल रहा हूँ मैं, अरोड़ा मिलर किस अमेरिकी राज्य के उपराज्यपाल का पद संभालने वाली पहली भारतीय अमेरिकी बनी। तो इसका आंसर आप लेना है मैरीलैंड राज्य, अमेरिका की मैरीलैंड में उपराज्यपाल बनी हैं, जिसका नाम क्या है, अरोड़ा मिलर, ठीक है। आपको याद रखना है अरोड़ा मिलर को, ठीक है। ये मैरीलैंड स्टेट में, अमेरिका के मैरीलैंड राज्य में उपराज्यपाल का पद संभाल रही है और ये पहली भारतीय अमेरिकी बन चुकी है, ठीक। अभी मैं आपको इसका फ़ोटो भी दिखाऊंगा आगे, लेकिन एक क्वेश्चन को और मैं यहाँ पे डील करा लेता हूँ, ठीक है। देखिए, एक क्वेश्चन है, क्योंकि टेनिस का क्वेश्चन है, और एक क्वेश्चन को आपको थोड़ा सा आप जान लो, आप समझ लो, क्योंकि ये थोड़ा हेल्प करेगा आपका, है ना, थोड़ा हेल्प करेगा और आपको कहीं ना कहीं देखने को मिल ही जाएगा। ये किस टेनिस खिलाड़ी ने, किसकी बोल रहा है, तो किस टेनिस खिलाड़ी, पहले तो आप टेनिस को या शब्द को याद रखो। किस टेनिस खिलाड़ी ने 2022 का पुरुष एकल पेरिस, किसकी बात कर रहा है, पुरुष एकल पेरिस मास्टर्स खिताब जीता है। क्वेश्चन को फिर से समझो, किस टेनिस खिलाड़ी ने, क्योंकि स्पोर्ट का क्वेश्चन है, मैं किसी भी क्वेश्चन में रिस्क नहीं ले सकता जब वो क्वेश्चन का संबंध होगा खेल से, स्पोर्ट से, तो बिल्कुल मैं किसी भी क्वेश्चन में रिस्क नहीं लूँगा, क्योंकि ये क्वेश्चन कभी भी पूछे जा सकते हैं, स्पोर्ट के क्वेश्चन हैं, पूछे गए हैं। किस टेनिस खिलाड़ी ने 2022 के पुरुष एकल पेरिस मास्टर का खिताब जीता, उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है होल्गर रूने। क्या नाम है, उनका नाम है होल्गर रूने। होल्गर रूने जो है, ये सबसे पहला बात तो डेनिश है, डेनमार्क के हैं। दूसरा डेनिश है, तो ये क्या खेलते हैं, टेनिस है, टेनिस प्लेयर है ना, डेनिस टेनिस खेलता है, ऐसा याद रख लेना। तो होल्गर रूने जो है, ये डेनमार्क का है और टेनिस का खिलाड़ी है, और कहना चाहिए कि बहुत ही युवा खिलाड़ी है ये, मात्र सन 2003 इनका डेट ऑफ बर्थ है। बहुत अच्छा प्लेयर है, और अभी कहना चाहिए कि ये जो 2022 का पुरुष एकल पेरिस में मास्टर खिताब इन्होंने भी जीत लिया है। तो इतना सारा चीज़ें आपको याद रखना है, और ये कहीं ना कहीं मैं आपको बता रहा हूँ आपका काम आएगा, कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल ही जाएगा। अब थोड़ा सा धैर्य रखिए, थोड़ा सा हिम्मत कीजिए, क्योंकि ये मत सोचिए सर क्लास लंबा हो रहा है। थोड़ा सा अरोड़ा मिलर के बारे में देखते हैं कि अरोड़ा मिलर है कौन एक्चुअल में, जो कहना चाहिए कि उपराज्यपाल का पद संभालने वाली पहली भारतीय अमेरिकी बनी हैं, और मैरीलैंड राज्य में वो अरोड़ा मिलर जो है उपराज्यपाल के पद पे आसीन हैं, ठीक है। थोड़ा धैर्य रखें, हड़बड़ाएं ना, तो अपन क्या है थोड़ा आगे अच्छे से इस पे काम कर सकते हैं, ठीक है।
मैं आपको अरोड़ा मिलर का पे लेके चलता हूँ। अपन सबसे पहले क्या करते हैं, वेब में जाते हैं। वेब में जाने के बाद में अपन क्या करेंगे, थोड़ा धैर्य रखो, समय बर्बाद हो रहा है, मत सोचो आपसे ज़्यादा मेहनत मैं करता हूँ, ठीक है। ये ये है अरोड़ा मिलर, ठीक है। ये डेमोक्रेटिक लेफ्टिनेंट गवर्नर जो पार्टी है उसकी उम्मीदवार थी। अरोड़ा मिलर जो है ये वर्तमान में ये 8 नवंबर को, ठीक है, ये अभी जीती है चुनाव, ठीक। और कहना चाहिए ये अश्वेत गवर्नर के रूप में इसको जाना जा रहा है। और इनका फ़ोटो और मैं देखता हूँ, आप लोगों को दिखाना तो है, क्योंकि देखिए इंडियन हैं, आप लोगों को पता होगा तो थोड़ा एक होता है ना हमराही वाला बात। ठीक है, ये है अरोड़ा मिलर, समझिए इस बात को, ये है अरोड़ा मिलर, हमारे इंडियन हैं और ये उपराज्यपाल अभी बन चुकी है, ठीक। तो इस चीज़ को ऐसे जब जब भी कोई आर्टिकल्स आते हैं या ऐसे जब भी कोई घटनाएं घटती है या जब भी कुछ ऐसा होता है तो आप क्या करो, सबसे पहले आप तुरंत कहना चाहिए उस पर्सनालिटी को देखो, उस पर्सनालिटी के बारे में जानो, उस पर्सनालिटी के बारे में एनालिसिस करो। क्योंकि हालांकि ये चीज़ों की ज़रूरत होता है यूपीएससी में, सीजीपीएससी में, व्यापा में उतनी ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी अगर आप जान रहे हो, अगर आप उस पर काम कर रहे हो तो इसमें कोई बुराई नहीं है। ये है आपकी भारतीय अमेरिकी अरोड़ा मिलर, ठीक है, जो अभी उपराज्यपाल बन चुकी है। तो इन सब चीज़ों पे आपको काम करना है। जब आप देखोगे उसके बारे में थोड़ा पढ़ोगे तो वो होगा क्या कि आपको उसके बारे में नॉलेज मिलेगा, क्योंकि इंडियन है, ठीक है। मैरीलैंड की उपराज्यपाल बनी है। तो ये क्वेश्चन कभी भी पूछा जा सकता है कि कहाँ की उपराज्यपाल बनी है, तो आप इसको बता सकते हो कि भाई ये मैरीलैंड की उपराज्यपाल बनी है, ठीक है। तो अरोड़ा मिलर की सारे कहना चाहिए कि जो भी अभी अपडेट्स हैं अभी बड़े रूप में चल रहे हैं। और ये कहाँ पे जन्मी थी, इस क्वेश्चन को आपको देखना है। तो ये जन्मी थी हैदराबाद में, कहाँ पे, हैदराबाद में जन्मी थी, ठीक है। और लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में भी 3 दिन ही हुआ है ये काम कर रही है। तो बस इतना ही आज के लिए। बस आपको याद रखना है एक बात कि अगर आपको मेरी टीचिंग पसंद है, मान लेते हैं कि अगर आपको मेरी क्लासेस पसंद है, आपने मेरे वीडियो भी देखे नहीं हैं, अभी देखेंगे क्योंकि स्मार्ट बोर्ड तो अभी आया है। अगर आपको मेरी टीचिंग पसंद है, अगर आपको लगता है कि आपके दीपक सर अच्छा पढ़ा रहे हैं, तो आप क्या करें, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि आप जो है प्ले स्टोर में जाएँ तुरंत, और वहाँ से जाने के बाद में आप क्या करें, माधव पहल एकेडमी का ऐप डाउनलोड करें, ठीक है। तो आपको माधव पहल एकेडमी का ना वहाँ पे ऐप दिख जाएगा। जब आप माधव पहल एकेडमी का ऐप खोलेंगे तो उसमें एक ऐसा गोला आकार का, कहना चाहिए कि बाद में पिक्चर भी दिखा दूँगा, ऐसे राउंड शेप में गोल गोल आकार में आपको दिखेंगे। ऊपर में आपको भगवान कृष्ण दिखेंगे यहाँ पे बाँसुरी बजाते हुए, नीचे आपको दीपक दिखेगा, ठीक है। नीचे आपको दीपक दिख जाएगा, ऊपर में कृष्ण दिख जाएगा, और उसमें माधव पहल एकेडमी लिखा रहेगा, जिसमें ये भी लिखा रहेगा कि प्रयत्नशील व्यक्ति हमेशा सुख पाता है। तो सबसे पहले आप क्या करें, माधव पहल एकेडमी का ऐप डाउनलोड करें, फिर उसके बाद उसमें अपना मोबाइल नंबर डालें। मोबाइल नंबर डालने के बाद में आप लॉगिन करें। कैसे लॉगिन करेंगे, तो एज अ स्टूडेंट आप क्या करेंगे, लॉगिन करेंगे। याद रखना, एज ए स्टूडेंट लॉगिन करना है, ना कि आपको एज अ पेरेंट लॉगिन नहीं करना है। मैं इसे क्रॉस कर रहा हूँ, आपको केवल एज अ स्टूडेंट लॉगिन करना है। अब उसके बाद में जब आप लॉगिन करेंगे तो आपको क्या होगा, आपके पसंद के जितने भी कोर्सेस हैं, ठीक है, आपके पसंद के कोर्सेस हैं वो सारे कोर्सेस आपको यहाँ पे मिल जाएगा। जैसे कि मान लीजिए बोलोगे आप कि सर मुझे सीजीपीएससी करना है, तो भैया सीजीपीएससी का मैं आपको प्रीलिम्स का पूरा फुल लेंथ कोर्स, कितने महीने का,
तो 12 महीने का कराऊंगा। अगर आपको मेरी टीचिंग में मज़ा आता है, भरोसा है, एक बार टीचिंग आप मेरा देख लो, बहुत सारा डेमो मिल जाएगा यूट्यूब में। तो अगर आपको लग रहा है तो आप क्या करें, CGPSC प्री का कोर्स 12 महीने का कितने में, तो 7,499 रुपीज़ में कराऊंगा। 7,499 रुपीज़ में मैं कराऊंगा, कंप्लीट फुल लेंथ क्लास कराऊंगा। और आपको पता तो है कि मैं कैसा पढ़ाता हूँ, कितना मेहनत करता हूँ आपके लिए। तो आपको मैं 7,499 में फुल लेंथ क्लास दूंगा, पूरे 12 महीने का क्लास दूंगा, जिसमें टेस्ट सीरीज़, फिर उसके बाद क्लासेस, फिर डाउट सेशन, सारा चीज़ रहेगा। और सब पढ़ाई कैसे होगा, घर बैठ के आप इसमें हमारे एप्लीकेशन से पढ़ेंगे। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, CGPSC के अलावा एक सब्जेक्ट, एक कोर्स और आपको दे रहा हूँ। क्या कोर्स दे रहा हूँ, समझिए इस बात को। इसमें CGPSC तो रहेगा ही रहेगा, प्लस इसमें रहेगा क्या, तो CG व्यापम भी इसमें शामिल रहेगा। और CG व्यापम का ये भी फुल लेंथ कोर्स होगा। क्या होगा ये होगा आपका फुल लेंथ कोर्स होगा। क्या होगा, फुल लेंथ कोर्स होगा। और इसमें CGPSC प्लस CG व्यापम, मतलब इसमें 2 कोर्स रहेंगे इस फीस में पूरे 12 महीने के लिए। अगर आपको केवल व्यापम करना है, मान लेते हैं कि भैया आपकी चॉइस है कि आप व्यापम करना चाहते हो, ठीक है, तो आप बोलोगे सर मुझे CGPSC व्यापम दोनों कोर्स कम्बो नहीं चाहिए, मुझे केवल व्यापम करना है, तो इसमें व्यापम भी दूंगा। और हॉस्टल सुपरिटेंडेंट जो है आपका, हॉस्टल अधीक्षक या हॉस्टल सुपरिटेंडेंट, ये दोनों कोर्स को मर्ज करके, इन दोनों को मैं मिला करके आपको कोर्स दूंगा मात्र 5,999 में। ठीक, अब ये भी कैसा रहेगा, तो ये भी फुल लेंथ कोर्स रहेगा। ठीक है, ये भी कौन सा कोर्स रहेगा, तो ये रहेगा आपका फुल लेंथ कोर्स रहेगा। कितना रहेगा फीस, तो 5,999 में। ये तो हो गया आपका CGPSC CG व्यापम और व्यापम प्लस हॉस्टल सुपरिटेंडेंट। ठीक, लेकिन अभी चल रहा है क्या, टीचरशिप का भी प्रोग्राम चल रहा है। किसका चल रहा है, तो अभी टीचरशिप का भी क्लासेस का प्रोग्राम चल रहा है हमारे पास में, ऑनलाइन प्रोग्राम है। अगर आप जो है असिस्टेंट टीचर की कोर्स लेते हैं, ठीक, असिस्टेंट टीचर, ठीक, सहायक शिक्षक जिसे कहते हैं, अगर आप असिस्टेंट टीचर की कोर्स लेते हैं, फुल लेंथ कोर्स लेते हैं, तो असिस्टेंट टीचर का जो कोर्स है आपको मिलेगा 4100 में, सिर्फ 4100 रुपीज़ लगेगा। फुल लेंथ कोर्स कब तक रहेगा, तो टिल एग्जामिनेशन, टिल एग्ज़ाम जो है ये कोर्स रहेगा, पूरी परीक्षा तक रहेगा असिस्टेंट टीचर का कोर्स। लेकिन अगर आप बोलेंगे सर मुझे असिस्टेंट टीचर को नहीं पढ़ना है, मुझे टीचर लेना है, ठीक है, टीचर का क्या लेना है, तो फुल लेंथ कोर्स लेना है, तो आपको ये कितना पड़ेगा, ये आपको पड़ेगा 5100 रुपये मात्र। और ये भी कहना चाहिए आपका फुल लेंथ कोर्स रहेगा, फुल टाइम कोर्स रहेगा। और टिल एग्ज़ाम कहना चाहिए कि जब तक परीक्षा ना हो जाए तब तक आपका ये पूरा सेगमेंट की तैयारी जो है हम कराएंगे। और अगर आप कहेंगे सर मुझे दोनों लेना है, अगर कई बच्चे होते हैं जो वे दोनों कोर्स की डिमांड करते हैं कि सर ये मुझे दोनों कोर्स चाहिए, मैं दोनों का तैयारी करूंगा, तो आपको 5,4,9 जो 9,000 प्लस जो अमाउंट हो रहा है आपको वो नहीं देना है। अगर आपको दोनों करना है तो आपको केवल और केवल आपको सिर्फ, अगर दोनों करना है तो आपको 7,500 लगेगा ओनली, सिर्फ 7,500 में दोनों कोर्स कराया जाएगा। और ये दोनों कोर्स जो है वो फुल लेंथ कोर्स होगा। क्या होगा, फुल लेंथ कोर्स होगा। ठीक है, तो ये दोनों कोर्स अगर करना है अगर आपको, तो आप क्या करें, ओनली और ओनली सिर्फ और सिर्फ आप 7,500 रुपये पे करें। ठीक है, अगर आप बोलोगे सर मैं ये कोर्स तो करना चाहता हूँ, घर से बैठ के करना चाहता हूँ, आपकी टीचिंग मुझे अच्छी लगती है, लेकिन मैं एक साथ इसका पैसा नहीं दे पाऊँगा, अगर आप ये कहेंगे तो ठीक है, एक साथ पैसा मत दो भाई। आप क्या करो, मैं आपके लिए इसका एक सुविधा बताता हूँ, एक स्कीम बताता हूँ आपको, जिसमें इजीली आप एजुकेशन से कनेक्ट हो सकते हो, इजीली पढ़ सकते हो। आप क्या करो, कोई भी कोर्स करो, ठीक है, सबसे पहले आप क्या करो, 2,000 रुपये पेमेंट कर दो फर्स्ट मंथ, जिसमें आपका क्या होगा, तुरंत आपका रजिस्ट्रेशन हमारी टीम कर देगी। और रजिस्ट्रेशन करने के बाद में आपके तुरंत उसी समय से आपको क्लासेस के लिए इनरोल्ड कर दिया जाएगा, मतलब क्लासेस के लिए आप एप्लीकेबल हो जाएंगे। दूसरा,
ये 2000 हो गया। तो बोलोगे सर अगले महीना पूरा करूं क्या? नहीं, अगले महीना भी पूरा नहीं करना है, इसको देने के 1 मंथ बाद, 1 मंथ बाद आपको एक किस्त या आप इंस्टॉलमेंट आप देंगे, है ना? फिर उसके बाद फिर अगले महीना आपको क्या करेंगे, फिर सेकंड आप क्या करेंगे, इंस्टॉलमेंट देंगे। ठीक है, मतलब आपको टोटल पहला किस्त जो पहला आप रजिस्ट्रेशन फीस देंगे वो महीना, फिर उसके बाद पहला इंस्टॉलमेंट देंगे अगले महीना, फिर ऐसे अगले महीना, मतलब 3 महीने का समय दिया जाएगा फीस को कंप्लीट करने के लिए। ऐसा नहीं है कि जो सक्षम है वो एक बार में दे, जो 3 बार में देना चाहता है वो 3 बार में दे। तो ये सुविधाएं आपके लिए हमने रखा है। और बोलेंगे सर ये केवल एक ही कोर्स के लिए है क्या? तो नहीं, ये केवल एक ही कोर्स के लिए नहीं है, ये सारे कोर्स के लिए है। जितने भी कोर्सेस हमारे पास माधव पहल एकेडमी का अवेलेबल है वो सारे कोर्सेज के लिए ये चीज़ है। ठीक है, तो अगर आपको इस मैटर में किसी भी प्रकार का जानकारी चाहिए, किसी भी प्रकार का नॉलेज आप लेना चाहते हैं, तो तुरंत आप क्या करें, हमारी टीम को व्हाट्सअप करें, किसमें, 957520 देन 4321। देखिए, आई रिपीट दिस के 9575204321। आपको किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए तो आप 9575204321 में इसमें कॉल ना करें। आपको कॉल नहीं करना है, कॉल तब करना जब आपको कहना चाहिए कि लगे कि आज संडे है, ठीक है, या आज सर फ्री होंगे, क्योंकि रोज़ मैं इतने काम में बिज़ी रहता हूँ, इतने शेड्यूल में रहता हूँ। मेरा टीम अगर आप कॉल करोगे तो मेरी टीम रिसीव करेगा। अगर आपको मुझसे बात करना है तो आप पहले व्हाट्सअप कर देना, ठीक है, क्योंकि व्हाट्सअप मैं देखूंगा इस नंबर पे, कॉल मेरी टीम देखती है। ठीक है, 90% जो कॉल होते हैं मेरी टीम अटेंड करती है। अगर आपको मुझसे जुड़ना है, कोशिश करें कि आप मेरे को क्या करें, व्हाट्सअप कर दें। जब आप व्हाट्सअप करेंगे ना तो मैं तुरंत रिप्लाई दूंगा आपको। और ये क्या है, मेरी टीम आपको रिप्लाई देगी, ऑन कॉल मेरी टीम बात करेगी। अगर आपको मुझसे बात करना है आप व्हाट्सअप कर दें, मैं आपको कॉल बैक करूँगा। ठीक है, जो जेन्यून बंदे हैं मुझे व्हाट्सअप कर दें, मैं उनको क्या करूँगा, उनको तुरंत कॉल बैक करूँगा। इस नंबर पे ही सारा गेम होगा आपका, आगे बढ़ेंगे, पढ़ेंगे, सारा व्यवस्था आपका इसी से किया जाएगा। तो चलो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कल अपन क्या करेंगे, आगे फिर करंट अफेयर की क्लासेस को कंटिन्यू करेंगे। याद रखना, अगर आप करंट अफेयर की क्लास को कंटिन्यू करना चाहते हैं, अगर आपको पढ़ना है, तो सबसे पहले आप क्या करो, हमारे माधव पहल एकेडमी का जो चैनल आपको दिख रहा है उसको तुरंत आप क्या करो, सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, और आप जब सब्सक्राइब कर लेंगे तो सब्सक्राइब करते ही आपको क्या होगा, सारा चीज़ जो है यूट्यूब आपको क्या कर देगा, आपको सजेस्ट करेगा। आपको जब सजेस्ट करेगा तो आपको सारा वीडियो दिखना चालू हो जाएगा। और तुरंत आप क्या करें, सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन है ना, उसे आप क्या करें, उसे आप प्रेस कर दें। तो बेल आइकन प्रेस करके ही आप किसी चीज़ को अच्छे से देख पाएंगे। नहीं तो इतने ज़्यादा आजकल ट्रैफिक क्रिएट होते हैं यूट्यूब में कि आपको समझ भी नहीं आएगा। तो मैंने जितना भी करंट अफेयर आपको बताया, मैं जितना भी पढ़ा पाया आप लोगों को, है ना, वो सारा करंट जो है VVIMP करंट अफेयर है। याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन हर बार बनेंगे, क्योंकि मैंने जितने भी एग्ज़ाम निकाले हैं अभी तक, मैंने टोटल जो है 11 एग्ज़ाम क्रैक कर लिया है, प्लस 6 CGPSC मेंस लिख लिया है, प्लस 1 इंटरव्यू दे दिया है, प्लस मैं अभी बुक राइटिंग के काम में बिज़ी हूँ, प्लस मैं आप लोगों को इकोनॉमिक सर्वे 500 450 पेज को सिर्फ 20 पेज में दिया हूँ, अभी 70 रुपये में ऐप से आपको मिल जाएगा। प्लस मैं अभी रेलवे में करंट में वर्किंग हूँ, सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में। और मेरी जो उपलब्धियाँ रही है छोटी मोटी, कहना चाहिए कि वो आप लोगों के बीच है। मैं कैसे अनुभव से पढ़ाता हूँ, कितने स्किल में पढ़ाता हूँ, सब आप देख रहे हैं। तो बिल्कुल आप जुड़े माधव पहल एकेडमी से कम फ़ी में क्वालिटी एजुकेशन। अब आप डिजिटल बोर्ड से पढ़ें, एप्लीकेशन से पढ़ें, घर से बैठ के पढ़ें, सारा डाउट आपका क्लियर होगा। हर संडे आपका, सैटरडे संडे को टेस्ट होगा। जो भी दिक्कत रहेगी डायरेक्ट मुझे व्हाट्सअप करना, मैं मैसेज दूंगा, मैं कॉल करूंगा। ठीक है, आगे एक बात याद रखना, जो लोग नीडी हैं उनके लिए बहुत अच्छा प्लान है। कम से कम फ़ी में घर बैठ के पढ़ेंगे, एक साथ फीस देने का कोई प्रेशर नहीं है, वो 3 किस्तों में देंगे। ठीक है, जय हिंद, पढ़ते रहें और बढ़ते रहें।